जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, पहले हम उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। इन क्लासिफाइड डेटा द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड अ सर्टेन central value. This characteristic is known as सेंट्रल टेंडेंसी। कोई एक पर्टिकुलर नंबर के आजू बाजू सभी ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, तो वो जो सेंटर में रहता है ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन के आजू बाजू जो वेरिएबल की वैल्यूज रहती है, उस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम ऑब्जर्व करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग इसी से कनेक्टेड है। एज वी नो दैट टाइटल में भी वही पार्ट है, तो वी कैन से दैट द सेंट्रल वैल्यू around which the values of the variable are concentrated is called as measures of central tendency। जैसे कि हम कहते हैं x बार, अगर बात करो मीन, जो कि हम पहले से पढ़ी चुके हैं आगे के स्टैंडर्ड्स में भी, तो x बार क्या होता है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उसके एग्जैक्टली सेंटर में होता है, यानी x बार के आजू बाजू सभी ऑब्जर्वेशन रहते हैं जनरली। इसे लिए x बार को कहा जाता है, मीन को कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन के अलावा भी कई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि हम आज के इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ एवरेज। जो मैंने कहा एक्स बार यानी एवरेज कहा जाता है, उसका मीनिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं। सिंपल सा पार्ट है, एक्स बार की फॉर्मूला हमें पता ही है। अ मेजर रिप्रेजेंटेटिंग फॉर द होल सेट ऑफ डेटा एंड रिप्रेजेंटिंग एन एसेंस ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक of the data is called average। उसे हम एवरेज कहते हैं। Its measure being in the center of the data, so we can say it as measure of central tendency। ठीक है, तो ये जो मेजर है वो सेंटर में रहता है, एवरेज कहा जाता है। ठीक है, और इसी वजह से उसे हम कह सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो कितने होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पार्ट, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम फिलहाल यहाँ पे 4 पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं। पहला जो है अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन कहा जाता है जिसे। दूसरा जो है ज्योमेट्रिक मीन है। तीसरा जो है मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स है। एंड चौथा जो है उसे हम कहते हैं मोड। ठीक है, तो उसके अलावा भी हम कंबाइंड मीन ऑब्जर्व करेंगे, उसके अलावा वेटेड मीन भी ऑब्जर्व करेंगे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड पूरे सभी हिस्से को हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। बच्चों अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल एवरेज कैसी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड पार्ट को अब ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम फॉर्मूला को ऑब्जर्व करेंगे मीन की, जो कि ग्रुप अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा से रिलेटेड हमारे पास है। एंड फिर हम एक्सरसाइज 3.1 को आज के इस लेक्चर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा एवरेज आइडियल कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑफ एवरेज, तो उसमें कुछ 8 पॉइंट्स है। फर्स्ट, इट्स डेफिनेशन शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए हमारा एवरेज। सेकेंड में हम कह रहे हैं इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। नेचुरली है, अंडरस्टैंडिंग में इजी होना चाहिए एंड कैलकुलेशन में भी इजी होना चाहिए। आइडियल एवरेज के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में हम कहते हैं इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा। जो भी डेटा दिया गया सभी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए वो एवरेज हमें मिलनी चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में हम कह रहे हैं इट इज सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो हमारी बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है उसके लिए भी सूटेबल हो, वैसी ही एवरेज होनी चाहिए। देन हम कह रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में अ स्टेबल मेजर। इट शुड बी अ स्टेबल मेजर। स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आपको फिक्स मिलना चाहिए। एंड 6 में हम कहते हैं इट शुड बी लेस अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल ऑब्जर्वेशंस। ज्यादा है बड़े ऑब्जर्वेशन हो या छोटे ऑब्जर्वेशन हो, मेजर जो आपका है एवरेज जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसमें ज्यादा कोई इफेक्ट होनी चाहिए नहीं। 7 नंबर के पॉइंट में हम शॉर्ट एंड वेरी स्वीट कहते हैं इट शुड बी यूजफुल फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द डेटा करना है
तो भी ये यूजफुल होना चाहिए। एंड एट लास्ट पॉइंट नंबर 8, रियल मेजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं सेक्शन नंबर सी में, तो वहां पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुई। अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं हमारे मेन मेजर की बात कर रहे हैं पहले, जिसे हम एवरेज कह रहे हैं, एक्स बार कह रहे हैं, एरिथमेटिक मीन या मीन कहा जाता है उसे। उसकी कुछ फॉर्मूला को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एरिथमेटिक मीन या मीन का मीनिंग, जो कि उसकी फॉर्मूला से भी हम समझ चुके हैं, वैसे आगे के स्टैंडर्ड्स में भी फिर भी देख लेते हैं एक बार उसका मीनिंग। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस of the given data by the total number of observations is called mean of the data. It is denoted by x bar. x bar से उसको डिनोट किया जाता है। और हमारे पास दो हिस्से रहते हैं। डेटा अगर अनग्रुप्ड हो सकता है या तो ग्रुप्ड होगा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला जो है उसमें दो फॉर्मूला रहती है। एक जो है वो डायरेक्ट मेथड हम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला हमने मीनिंग में बताया, डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एक्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन, तो फॉर्मूला बनती है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पे एक्स यानी ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा एक्स यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर हम ये डायरेक्ट मेथड ही यूज करने वाले हैं बच्चों। कभी कभी शॉर्टकट मेथड अगर आपको बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन दिए जाए, 3 डिजिट 4 डिजिट में नंबर्स, तो यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड ऑल्सो। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए यानी कोई अज्यूम्ड मीन ले सकते हो। ए अगर आपको एक्स बार अगर नॉन इंटीग्रल है तो अज्यूम्ड मीन लेके आप कर सकते हो ये काम, अज्यूम्ड वैल्यू कह सकते हैं हम। डी यानी डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, एंड सिग्मा डी यानी सम ऑफ डेविएशन, एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब जरूरत पड़ेगी एग्जांपल में तब हम ये फॉर्मूला को 1 बाय 1 यूज करेंगे। अब जो दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो है हमारा ग्रुप्ड डेटा। उसके अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है हमारा डिस्क्रीट डेटा और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में दोनों में बच्चों डायरेक्ट मेथड वही है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन एक्स, मगर डायरेक्ट डिस्क्रीट में ऑब्जर्वेशन होता है, जबकि कंटिन्यूअस यानी इंटरवल्स दिए जाते तब हम वहां पे एक्स को कहते हैं मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। बाकी एफ तो दोनों में सेम ही रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन यानी टोटल फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगा सिग्मा एफ, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट में शॉर्टकट मेथड में हम यूज करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसलिए यहाँ पे एफ आता है। ए यानी अज्यूम्ड मीन, डी जो डेविएशन हम कह रहे हैं आगे भी कह चुके हैं, दैट इज एक्स माइनस ए होगा। एफ यानी फ्रीक्वेंसी एंड एन यानी सिग्मा एफ। जब क्लासेस दिए जाते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसकी क्लास लेंथ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होगा हमारे लिए, तो इंटू सी किया जाता है ऊपर वाली फॉर्मूला में, और इसमें इतना ही फर्क है। और डी जो है वो अलग डिफाइन होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी, जहाँ पे ए हम कह सकते हैं अज्यूम्ड मिड वैल्यू, सी हम कह सकते हैं क्लास लेंथ, एंड एन एज यूजुअल सिग्मा एफ है। तो बच्चों फॉर्मूला को ऑब्जर्व तो किया है हमने, मगर एग्जैक्टली समझ में तभी आएंगे जब हम इसका एक सम करेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर। उसके कुछ 4-5 एग्जाम्पल है जो कि हमारे ये मीन के कॉन्सेप्ट को और रेडी करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे सम का काम ऑन बोर्ड। तो बच्चों आगे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग देख चुके हैं, आइडियल मेजर किसे कहा जाता है वो भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, एंड कुछ फॉर्मूलाज भी देख चुके हैं। तो अब ऑब्जर्व करते हैं हम हमारा पहला एग्जांपल जो कि है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, जो बेसिक एग्जांपल है फॉर अनग्रुप्ड डेटा, उसे हम देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बुक के अंदर दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर इन सैपलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी, वो दिया गया है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 3, 3, 6, 3 और 10 का डेटा है। ऑब्जर्वेशंस हमें दिए गए हैं यहाँ पे, दैट 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3 एंड 1.5। अब जैसे कि हमें पता है फॉर्मूलाज के अंदर डायरेक्ट मेथड भी है एंड शॉर्टकट मेथड भी है, तो जनरली इस टाइप के सब के अंदर शॉर्टकट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं। सो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट मीन ग्रोथ ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, तो हम लिखेंगे उससे वैसे ही दैट मीन ग्रोथ दैट इज
टेक्निकली एक्स बार कहेंगे, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो इन सभी का टोटल करना पड़ेगा हमें। सिग्मा का मीनिंग होता है प्लस करना, टोटल करना। शॉर्टकट मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, बट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं यहाँ पे सभी, तो सीधा ही अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो चलेगा। टोटल हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस है, तो कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 + 3.2 + 1.4 1.9 2.4 1.6 1.4 2.1 1.3 1.5, तो टोटल मिला के हमें मिल रहा है 17.8। ठीक है, तो 17.8 डिवाइडेड बाय 10 बेसिक है, ये आगे भी आप ऑब्जर्व कर ही चुके हो। तो एक्स बार की वैल्यू हमें मिली 1.78। यूनिट खास लिखना है, पीछे क्वेश्चन में बताया गया ग्रोथ इन सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में साथ में लिखते हैं सेंटीमीटर। यानी फाइनल आंसर कहना है तो मीन ग्रोथ ऑफ सैपलिंग्स इज 1.78 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेसिक सा एग्जांपल है, ये डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जनरली नॉर्मली अनग्रुप्ड डेटा दिया जाए तब हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में जब हमारे पास नेक्स्ट सम जो अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें उन्होंने डिस्क्रीट डेटा दिया है या कंटिन्यूअस डेटा दिया है, तो उसमें मैं दोनों मेथड से आपको सम पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल, जो कि है एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 3। सेकंड नंबर जो है वो हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और ये जो डेटा है उसे कहा जाता है डिस्क्रीट डेटा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्क्रू दिया गया है जिसे हम x कह सकते हैं, उससे रिलेटेड नंबर ऑफ स्क्रूज। ठीक है, तो 30 मिलीमीटर डायमीटर हो वैसे कितने स्क्रूज है तो 4, 35 मिलीमीटर अगर डायमीटर है तो वैसे कितने स्क्रूज है तो 10। ठीक है, तो उस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसका टेबल बना देते हैं। दो तरह से ये सब हम करने वाले हैं। पहला जो है वो होगा डायरेक्ट मेथड, जो हम ज्यादातर एग्जांपल में सीधा ही यूज करने वाले हैं, बट एज की मेंशन किया गया बुक के अंदर we will solve this example by shortcut method also। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेबल जो है वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी सम करना होता है तब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है। लास्ट एग्जांपल में हमने n यानी नंबर ऑफ जो स्क्रूज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोला था, स्मॉल n। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी n है, यहाँ पे जो n है वो होगा टोटल फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्क्रूज को हम फ्रीक्वेंसी कहने वाले हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम नोटेशन में लिखेंगे fi। डायमीटर जो है उसे हम x या xi कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हम fi कहने वाले हैं। और एज वी नो दैट डायरेक्ट मेथड जो हमारी है, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से मीन की फॉर्मूला है। हमें यहाँ पे पूछा गया है मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू, तो आपको एग्जाम में मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी मेथड है, ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो मीन डायमीटर ऑफ अ स्क्रू कह सकते हैं हम, दैट इज x बार। फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज n? तो यहाँ पे हम क्लियरली मेंशन करने वाले हैं n यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, इनका टोटल करेंगे। सबसे पहले तो डेटा जो है वो अरेंज कर लेते हैं। अब जो ये है फ्रीक्वेंसी, उसका हमें करना है टोटल। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप फटाफट टोटल कर सकते हो। सो टोटल जो हमें दिया गया है वो है 45। तो यानी हम कह सकते हैं सिग्मा fi या सिग्मा f, वी कैन राइट इट बोथ, एनी वन ऑफ देम, दोनों लिख सकते हैं। तो 45 में टोटल मिल रहा है, यहाँ पे आप टोटल समझ सकते हो। फिर हमें क्या करना है fi इंटू xi, दो कॉलम्स जो हमारे पास है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 120 होगा, दिस इज 350, दिस शुड बी 600। 45 इंटू 8 करना है। सो जब भी डाउट लगे यूज योर कैलकुलेटर। 360, ठीक है, दिस शुड बी 250 एंड द लास्ट वन इज 55 इंटू 3, तो मैं चेक कर ही लेता हूँ। सो दैट इज 165, और इन सभी का हमें करना है टोटल। So this is direct method when we have discrete data दिया जाए तब इस तरह से कुछ कैलकुलेशन हम इसकी करते हैं। तो टोटल जो मिल रहा है हमें, दैट इज सिग्मा fi xi, वो हमें मिल रहा है 1845। ठीक है, फिर यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं।
1845 डिवाइडेड बाय n, स्मॉल n यानी हमारे पास 45 है, तो 1845 डिवाइडेड बाय 45 करेंगे, सो दैट इज 41। तो हमें जो x बार मिल रहा है वो 41 है। यूनिट हमें खास लिखना चाहिए मिलीमीटर। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था फाइंड द मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू, तो फाइनल आंसर लास्ट में भी लिखना चाहिए। देयरफॉर मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू इज 41 मिलीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड एग्जांपल। अगर आपको डायरेक्ट मेथड की जगह पे शॉर्टकट मेथड यूज करनी है तो शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला क्या होती है, अब ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक ही मेथड को अप्लाई करना है। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n, जहां पे हम कहते हैं d इज इक्वल टू xi माइनस a। a यानी अज्यूम्ड वैल्यू कोई भी हम ले सकते हैं एंड n यानी इट इज नथिंग बट सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। सिग्मा fi की तो जरूरत हमें है ही। जब आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हो तो एक d नया लेना पड़ता है। d के लिए हम करेंगे क्या, तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, d डिफाइन करना पड़ेगा d। ठीक है, सो d इज इक्वल टू x माइनस a कह सकते हैं। अब a क्या लेना चाहिए, ठीक है, di लिखो तो भी चलता है, इट इज ओके, सबस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो a यानी x में से कोई भी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हो। जनरली हम सेंटर में से लेंगे, सेंटर में यहाँ पे वो 6 ऑब्जर्वेशन है, तो दो वैल्यू 40 45 है। अब सबसे छोटी वैल्यू भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू इन 6 वैल्यू में से आप अज्यूम्ड वैल्यू की तरह ले सकते हो, जिससे कि डेटा जो है थोड़ा छोटा होगा, कैलकुलेशन विल बी मच इजियर। कॉन्सेप्ट यही है शॉर्टकट मेथड का। तो हम इसमें से सबसे छोटी वैल्यू हम नहीं लेने वाले, हम बीच में एग्जैक्ट सेंटर नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों में से जो छोटी वैल्यू है, यानी मैं लेने वाला हूं a इज इक्वल टू 40। ठीक है, फिर खाली क्या होगा, एक जो कॉलम है हमारी fd लिखा हुआ है, fd लिखो या fi di लिखो, इट इज वन द सेम। ठीक है, तो हम fi एंड di का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 30 माइनस 40 दैट शुड बी माइनस 10, 35 माइनस 40 यानी माइनस 5, 40 माइनस 40 यानी 0, 45 माइनस 40 यानी 5, 50 माइनस 40 यानी 10, 55 माइनस 40 यानी 15। ठीक है, तो 6 ऑब्जर्वेशंस मिल चुके हैं। अब क्या करना है, तो सिंपल हो जाता है अब कैलकुलेशन। शॉर्टकट मेथड इसलिए कहा जाता है ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है इट बिकम्स इजियर, मगर जरूरत पड़े तो ही हम यूज करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज माइनस 40 fi इंटू डी आई, ध्यान से, दिस इज माइनस 50, दिस इज 0, 8 5 are 40, 5 10 are 50 एंड 45। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे 50 50 प्लस माइनस कैंसिल, 40 40 कैंसिल, तो आपको टोटल जो मिलेगा बच्चों सिग्मा fi di। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर इवन। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से भी आपको टोटल ये मिल जाएगा। और अब जो हमें करना है वो हमारी शॉर्टकट मेथड में वैल्यू रखनी है। a जो है वो हमें पता है क्या है, a इज 40, सो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू a की जगह पे 40, सिग्मा fi di अभी लेके आए हम जो कि है 40, सॉरी इट इज 45। ठीक है, 45 ने बोला कि ये दोनों कैंसिल हो जाए, 45 है, सो इट इज 45 डिवाइडेड बाय n, n यानी हमें पता है ऑलरेडी 45। तो आप देख सकते हो मेथड चाहे कोई सी भी हो, आंसर दोनों ही मेथड में सेम मिल रहा है, यूनिट खास लिखना है। ठीक है, यानी आपको अगर कॉपी करना है तो आप दोनों मेथड कॉपी कर सकते हो समझने के लिए, एल्स खाली पहली फार्मूला डायरेक्ट मेथड यूज करोगे देन आल्सो इट इज ओके। सो फाइनल आंसर अगर इस मेथड से करते हो तो भी लिखना है कि मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू इज 41 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो जब भी डिस्क्रीट डेटा दिया जाता है, डिस्क्रीट डेटा, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उसके अंदर जब हमें कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए यानी क्लासेस दिए जाए, तब क्या फॉर्मूला है, उसमें भी डायरेक्ट मेथड में तो आगे जो फॉर्मूला देखी वही रहती है, सिग्मा fi xi अपॉन n। उसके अलावा सेकेंड एक फॉर्मूला भी है शॉर्टकट में, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम दो मेथड को यूज करते हुए एक और सम करेंगे जो कि होगा कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सम।
तो अब हम देख लेते हैं बच्चों कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक सम एक्सरसाइज में। वैसे हमारे पास ऑलमोस्ट 3-4 सम्स हैं, मगर जिसमें से हम पहले चौथा एक सम देखेंगे और उसके बाद 5 नंबर का सम, बाकी सम आप आराम से कर पाओगे। अब सबसे पहले तो जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा के लिए एंड कंटिन्यूअस के लिए कॉमन है मेथड, खाली थोड़ा सा परिवर्तन जो हिस्सा अलग है वो मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पे जो x होता है बच्चों वो होता है मिड वैल्यूज, ठीक है, इंटरवल की हम मिड वैल्यूज ढूंढने वाले हैं यहाँ पे, और fi तो फ्रीक्वेंसी रहती है जो कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और n एज वी नो दैट n इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसीज का टोटल लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो अरेंज करते हैं, यानी यहाँ पे मार्क्स को हम x नहीं कहने वाले हैं, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा टेबल बनता है, मिड वैल्यू ढूंढनी है, नया कुछ है नहीं ज्यादा, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। सो वैल्यू जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हो 0 to 10 मार्क्स, तो वैसे टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 वाले 5, तो इसी तरह से हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है उसको। तो एज वी टोल्ड, अभी अभी बोला हमने आगे कि n जो है बच्चों, n क्या होता है, तो n यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपको हमें टोटल करना पड़ेगा इस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो 3 + 5 + 12 + 16 + 11 + 5 + 4, यानी ये जो टोटल है वो हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 56, ठीक है। अब जो करना है वो क्या करना है, हमें xi फाइंड करना होगा, यानी उसे हम कहते हैं मिड वैल्यूज, ठीक है, मिड वैल्यूज ऑफ मार्क्स। यहाँ पे अगर मैं क्लियरली इंडिकेट करना चाहूँ तो, ठीक है, तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा xi, आप f एंड x भी लिख सकते हो। तो मिड वैल्यू यानी फॉर्मूला क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो मिलेगा हमें 5, देन 15, देन 25, देन 35। क्यों फटाफट लिख पा रहे हैं, क्योंकि क्लास लेंथ जो है सेम है, ठीक है। सो 45, 55 एंड 65, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन रहता है फॉर्मूला में, अगर आप डायरेक्ट मेथड की जगह शॉर्टकट मेथड यूज करते हो तो मैं फॉर्मूला वैसे आगे समझा ही चुके हैं हम स्टार्टिंग में, अगर फिर भी हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे, तो वो होता है a + सिग्मा fi di अपॉन n इंटू c, क्लास लेंथ सेम हो तो उसमें di में अभी हमने आगे जैसे देखा वैसा ही हिस्सा है, बट थोड़ा सा परिवर्तन है, हम डिवाइड बाय करते हैं c फॉर क्लास लेंथ, ठीक है। तो वो फर्क रहता है यहाँ पे। दोनों मेथड से मैं ये सब करवाने वाला हूँ, जो भी सूट करे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा पहले तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहते हैं, तो आई विल मल्टीप्लाई देन fi इंटू xi, सो 15, 75। कैलकुलेटर की जरूरत जहां पे पड़े वहां पे वेरीफाई जरूर कर लेना बच्चों, कैलकुलेटर अलाउड है, सिंपल वाला कैलकुलेटर, साइंटिफिक इज नॉट अलाउड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू नो दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, सो डोंट यूज एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर, एग्जाम में भी वो अलाउ नहीं है, तो खास ध्यान रखना कहीं पे भी। सो 275, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेटर यूज करने में कोई कष्ट नहीं होगा। 260, तो डायरेक्ट टोटल में टोटल थोड़े बड़े मिलते हैं, बट एज वी नो वी कैन यूज कैलकुलेटर, तो अब ये काम इजी हो जाता है। पुराने जमाने में 11-12 कॉमर्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, तब शॉर्टकट मेथड वाज बेटर, बट अब जब हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता। तो ये हमें मिल गया सिग्मा fi xi, दैट इज टोटल इज 1980। टोटल करने के बाद आप चेक भी कर सकते हो, चेक का भी ऑप्शन यहाँ पे कैलकुलेटर में रहता है, तो एक बार चेकिंग कर लिया जाए तो कोई कष्ट नहीं रहता। टोटल 1980 इज ओके। अब हमें फॉर्मूला वही यूज करनी है, डायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे थे जो, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मीन मार्क्स, ठीक है, ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ऐसा बोला गया है। तो फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करते हैं तो आगे थोड़ा लिख देने का, मीन मार्क्स, खाली फॉर्मूला नहीं, ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं x बार, फॉर्मूला वाइज सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय n। fi xi हमारे पास है 1980, ठीक है, अपॉन n यानी हमारे पास है 56। सो यूजिंग कैलकुलेटर 1980 डिवाइडेड बाय 56 अगर हम करते हैं तो टोटल जो मिल रहा है वो मिल रहा है 35.3571। अब जब भी
35.357। अगर तो तीसरा जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा हो तो हम आगे वाले डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे, यानी 357 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 36। 35.36 जो है वो क्या होंगे, मार्क्स होंगे, एवरेज। ठीक है, अगर 5 से कम होता है, यानी कि सपोज इधर ऐसा आया होता 35.354, तो फिर इसे निग्लेक्ट कर लेते हैं हम, तो 35.35 लिख सकते हो। अगर थर्ड डिजिट इज मोर देन, इफ इट इज मोर देन 5 देन वी राउंड इट ऑफ, उसके आगे वाले डिजिट को हम राउंड ऑफ करते हैं, इसलिए इसका आंसर हम लिख रहे हैं 35.36। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर आपको लिखना चाहिए इज 35.36। ठीक है, तो ये हुई हमारी डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के बाद शॉर्टकट मेथड में क्या परिवर्तन है, तो अगेन मैंने लास्ट में भी कहा था, वैसे खाली DI नया आता है तो वो फॉर्मूला अब हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो खाली ये एक कॉलम जो है वो चेंज होगी, मिड वैल्यूज की तो जरूरत रहती ही है हमें, उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन होता है, एक्स्ट्रा एक कॉलम ऐड होने वाली है यहाँ पे। टेबल बच्चों प्रॉपरली बनाना है पेंसिल से। xi आ चुका है, जब xi आ जाए तब हमें di डिफाइन करना है, दैट इज xi माइनस a डिवाइडेड बाय c। एंड व्हाट इज a, मैंने अभी भी आगे कहा था, सेंटर में अगर कोई वैल्यू मिलती है, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, वी हैव एग्जैक्ट सेंटर, यानी वो क्या होगा 35। तो मैं a क्या लेने वाला हूँ 35। c यानी क्लास लेंथ कह सकते हो, क्लास लेंथ जितनी है यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक के अंदर क्लास लेंथ 10 10 10 है, तो c विल बी 10। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज हम करेंगे क्या, तो पहले के लिए अगर समझना है तो वी शुड राइट इट एज 5 माइनस, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं होती, 5 माइनस 35 बाय 10, यानी दिस इज माइनस 30 बाय 10, यानी आपको क्या मिलेगा -3। उसी तरह से 15 माइनस 35 करोगे तो -20 बाय 10, यानी वो हमें मिलेगा -2। उसी तरह से -1 0 1 2 एंड 3, पूरा ये फॉर्मेट हमें इस तरह से मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें यूज करना है वो है हमारी फॉर्मूला का हिस्सा FI/DI चाहिए हमें, यानी डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में फर्क क्या हुआ, तो डिस्क्रीट में यहाँ पे इंटरवल नहीं होते, सीधा xi दिया जाता था और उसके लिए हम DI की फॉर्मूला में डिवाइड बाय c नहीं करते थे। ठीक है, अब FI into DI कर लेते हैं। ठीक है, अब खास ध्यान रखना है ये बीच में xi के साथ मल्टीप्लाई ना हो जाए, फ्रीक्वेंसी एंड DI, तो 3 into 3 यानी -9, माइनस से घबराना नहीं है, 5 2 is -10, 12 into -1 यानी -12, 16 into 0, 11 into 1, 5 into 2 एंड 4 into 3। अब जब भी कैलकुलेशन करनी है माइनस देख के ज्यादातर बच्चों को मजा नहीं आता है, तो नीचे जहां प्लस है वहां से कैलकुलेशन करो, यानी 12, फिर मैं करता हूं प्लस यानी 10 प्लस 11, फिर जो आंसर है ऊपर वाले माइनस है तो माइनस साइन के साथ 12, माइनस साइन के साथ 10, माइनस साइन के साथ 9, तो मिला के जो हमें मिल रहा है सिग्मा FI/DI वो मिल रहा है हमें ओनली +2। ठीक है, तो हमारा जो x बार है फॉर्मूला वाइज a प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय n इंटू c, तो a की वैल्यू जो है हमें पता है a इज 35, सिग्मा FI/DI 2 मिला, n हमारे पास क्या था n इज 56। ठीक है, खास ध्यान रखना है यूज योर ब्रैकेट, अंदर ब्रैकेट की कैलकुलेशन हो जाए बाद में प्लस करना है, इनटू c, c क्या है तो 10 है, सो दिस इज 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 56। इसको 2/56 करके मल्टीप्लाई करो, ऐसा भी कर सकते हो, या इनटू करो देन डिवाइड बाय 56। तो जब डिवाइड करते हैं 20/56 तो वो मिला है 0.3571। अभी अभी जो हमने ऑब्जर्व किया सेम आंसर आएगा, 0.357 मिल रहा है। सो 357 की जगह पे मैंने जैसे कहा आई विल राइट इट एज 36, सो 35.36 दैट इज आवर x बार, और ये जो है वो है हमारे मार्क्स। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में था मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, mean marks of students is 35.36। तो ये हुआ हमारा एग्जांपल, दोनों मेथड से हमने किया है सम। आपको कोई भी एक मेथड यूज करनी है, यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड, और अगर आपको बेटर लगती है ये मेथड तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ए के लिए कोई रूल नहीं है बच्चों,
आप ए चाहो तो 5 भी ले सकते हो, ए चाहो तो 65 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट जनरली हम सेंटर में ही वैल्यू लेते हैं। तो ये क्राइटेरिया रहता है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस डेटा वाले मीन के जो भी एग्जांपल्स है उसका। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं सम नंबर 5, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यूमुलेटिव टाइप दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 2 में हम ये पार्ट ऑब्जर्व कर चुके हैं, लेस देन या मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके ऊपर से कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसे रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्लास लेंथ ऑब्जर्व करनी होती है, जो कि हमें पता है। ठीक है, जो भी अपर बाउंड्री पॉइंट होता है उनका डिफरेंस निकाला जाए तो आपको मिल जाती है क्लास लेंथ। उस हिसाब से अगर देखें तो अपर बाउंड्री पॉइंट लेस देन 4 लेस देन 8 है, तो हमारी क्लास लेंथ जो है इस एग्जांपल के लिए जो भी हमें इंटरवल्स जनरेट करने हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लास लेंथ C वुड बी 4। 8 - 4 या 12 - 8 सभी के लिए क्लास लेंथ सेम है 4। और पहला जो क्लास बनेगा हमारा वो अगर 4 क्लास लेंथ लेनी है, 4 तक जाना है, तो वी विल कन्वर्ट इट लाइक दिस। टॉक टाइम जो दिया गया है इन मिनट्स, तो उसका पहला इंटरवल है, हमें लोअर लिमिट लेनी होगी 0, तब जाके क्लास लेंथ सेट होगी 0 to 4। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बना है 4 to 8, देन 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20 सॉरी। अब जो काम करना है उसके अंदर ये इंटरवल में वैल्यू कैसे मिलेगी, तो सिंपल सा टास्क रहता है। ठीक है, नंबर लाइन थोड़ा सा हम यूज करते हैं। लेस देन 4 डेटा दिया है, लेस देन 8, लेस देन 12। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ 0 से स्टार्ट करने का हम बात कर रहे हैं, 16 होगा, देन लास्ट में 20। तो 4 से लेस देन 4 वाले कितने कॉल्स हैं, तो वो 20 है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट 0 to 4 में कहूँ तो वो भी क्या होगा 20। पहले इंटरवल में वही वैल्यू रहती है 20। फिर दूसरा जो इंटरवल है लेस देन 8, लेस देन 8 का मीनिंग होगा 8 से लेके 0 तक, क्योंकि 0 से तो माइनस में हो नहीं सकता, टॉक टाइम इन मिनट्स है तो मिनिमम 0 होगा। पहला इंटरवल 0 to 4 20 कॉल्स। 8 से कम मिनट्स में टोटल कितने कॉल्स हैं 42। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मुझे 4 और 8 के बीच में चाहिए तो आई शुड सब्ट्रैक्ट दिस, यानी वी विल सब्ट्रैक्ट इट 42 - 20, यानी दैट वुड बी 22। ठीक है, अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना नहीं चाहते तो चलेगा, एक आध कैलकुलेशन रफ में कर लेने की, फिर आप सीधी वैल्यू सभी रख सकते हो। ठीक है, यानी 42 - 20 दैट इज 22। ठीक है, तो ये जो है वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। 8 to 12 के बीच में चाहिए। इन शॉर्ट दो वैल्यूज जो आपके पास है उन्हीं की कंसेक्यूटिव आपको डिफरेंस देना है। ठीक है, एंड 8 to 12 के लिए लेस देन 12 वाला 57 है, तो 57 - 42 करोगे आप तो वो आपको मिलेगा 15। तो ये होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे ड्राइंग करके भी आप समझ सकते हो, फॉर्मूला से पूरा चैप्टर 2 के अंदर हम देख ही चुके हैं। सो 65 - 57 होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हो वैसे आप, दैट वुड बी 8। एंड लास्ट जो है, ठीक है, 16 to 20, तो उसमें 70 दिया है, तो 65 एंड 70 का डिफरेंस मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, वो क्या होगा 5। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये हमारा रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया है। ये काम आप रफ में करके इरेज कर सकते हो, दिखाने की एग्जाम में कोई आवश्यकता नहीं है। एंड अब आप देख सकते हो कि हमारा रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। एंड जैसे मैंने कहा था, ज़्यादातर पॉसिबल है तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप शॉर्टकट मेथड यूज करो। FI आ चुका है, हमें ढूंढना होगा मिड वैल्यूज, जिसे हम XI कहते हैं। एंड बाद में हमें एक ही कॉलम एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, शॉर्टकट मेथड नहीं है, रेगुलर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो यानी तो 0 + 4/2 करोगे, यानी मिड वैल्यू मिलेगी 2। देन उसमें अब हमें 4 ऐड करना है, तो ये हमारे मिड वैल्यूज रेडी हो चुकी है। अब हमें चाहिए कि FI × XI। ठीक है, FI XI चाहिए। मीन टॉक टाइम पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, x बार = सिग्मा FI XI अपॉन n। तो n जो है वो 70 होगा, एज वी नो दैट 70, क्योंकि टोटल हो रहा है, चेक कर सकते हो आप इसे भी। अब FI × XI करना है, सो 20 × 2 यानी 40, 22 6 होता है 132, चेक कर सकते हैं। दिस इज 150, 112 एंड 90। ठीक है,
सो कैलकुलेटर में एक बार फिर भी चेक कर लेना, 22 6 हो गया है, ओके। अब बाकी का टोटल ले लेते हैं, 14 132 150 112 प्लस 90, तो मिला के टोटल हमें मिल रहा है 524। तो सिग्मा हमारा FI/XI है 524, सो 524 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा हमारा आंसर जो कि है 7.4857 है, तो 7.49 अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं। और ये जो टॉक टाइम है वो मिनट्स में है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लास्ट में लिखना चाहिए मीन टॉक टाइम इज 7.49 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो है वो हुआ हमारा एग्जांपल। खाली नया पार्ट क्या है, तो हमने लेस देन वाले क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमसे बच्चों 7 नंबर है, जो 6 नंबर है, उसमें भी आप इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो। अब एक छोटा सा सम नंबर 2 है, उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सम नंबर 2 जो कि एक छोटा सा सम है, करेक्शन कुछ करना है, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ डेटा दिया है हमें। सबसे पहले तो आप देख सकते हो दिया क्या है, द मीन ऑफ एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इन द टीम ऑफ रिले रेस वाज कैलकुलेटेड टू बी 24 इयर्स, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे पास 4 है, उनकी मीन एज है, उसे हम कह रहे हैं x बार, जो कि दिया है हमें 24 इयर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आगे जाते हैं। Later on it was found that one of the participants' age was actually 27 years, which was wrongly recorded as 25 years, ठीक है। तो वो सेंटेंस लिखना चाहिए, one of the participants' age was 27, ठीक है, क्लियरली बताया, which was wrongly taken as 25 years। अब उनका क्वेश्चन ये है कि if there is rule wherein it is not possible to participate in this race if mean age is more than 25 years, can they participate in the race even after the correction of age। हमें पहले करेक्शन करना है बच्चों, सबसे पहले हम करेक्शन करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो 27 है वो करेक्ट वैल्यू है, 25 है वो इनकरेक्ट वैल्यू है। तो सबसे पहले मीन की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। x बार की वैल्यू 24 है, सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n यानी 4, देयरफॉर हम कह सकते हैं इनकरेक्ट, क्योंकि डेटा जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi जो कि होगा 24 into 4, यानी कि इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi क्या है 96। अब हमें बच्चों इसके अंदर करेक्शन करना है। करेक्शन में क्या करेंगे, सिग्मा xi यानी ऑब्जर्वेशंस का टोटल है, 4 जो पर्सन्स है उनकी एज जो है उसका टोटल जो मिला 96 वो गलत है। तो अब करेंगे क्या, तो वी विल फाइंड करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi। करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi में करेंगे क्या, तो जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है सिग्मा xi की, उसमें से ये 2 ऑब्जर्वेशन है, एक गलत वाला है, जो गलत ऑब्जर्वेशन है, गलत एज है, उसे हम माइनस करेंगे, सही एज है उसे हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्शन का तरीका। x बार यानी n की वैल्यू थी, 4 ऑब्जर्वेशंस, 4 पार्टिसिपेंट्स थे, एवरेज एज 24 थी, ठीक है। तो अब हम करेक्शन कर सकते हैं 96 माइनस 95 प्लस 27, तो इसका टोटल आपको पता चली जाएगा 27 माइनस 25 2 प्लस होगा यानी 98, ठीक है। सो अब हम फाइंड कर सकते हैं करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन, तो वो होगा हमारी जो नई वैल्यू आई 98 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर उठा के हम कैलकुलेशन करते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 4, तो वो होगा 24.5, एवरेज एज है इयर्स, ठीक है। तो मीन वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला था हमें कि मीन एज जो है वो आपको ढूंढनी है, यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ, और उन्होंने कहा है कंडीशन में इफ इट इज मोर देन 25 इयर्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। अब एज जो है एज हमें लिखना पड़ेगा, 1 मार्क इसका भी होता है, फाइनल आंसर आपको देना है एज एवरेज एज या मीन एज
is 24.5 years, which is less than 25 years. उन्होंने क्या बोला था, 25 ईयर से ज्यादा हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो कम है, therefore they can participate in the race। ठीक है, Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.